चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास दूंगा, है ना। तो इस बीच में देखिएगा कोर्स आपका चलेगा। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि कोर्स नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, परमानेंट चलेगा। पर इस बीच में पेपर है, सब चीज़ है, तो इसके चलते कुछ ऐसी चीज़ें भी करवा देते हैं जो आपका जीएस पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। यूके ट्रिपल एस सी लगातार क्वेश्चन पूछता है और आप लोगों की डिमांड थी कि अंतर्राष्ट्रीय सस्ता है। देखिएगा 3-4 दिन लगातार मैं अंतर्राष्ट्रीय सस्ता है आपको करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज करवाऊंगा, ठीक है। तो जो भी मैं करवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी है मतलब मैं आपका अंतर्राष्ट्रीय सस्ता आपको करवा दूंगा। वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आज का जो अपना लेक्चर सुनो होने वाला है वो करते हैं। देखिएगा विश्व की 2 सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक है। जो मौद्रिक आपने सुना होगा, मॉनेटरी जो फंड है, जो पैसा है, उस पे काम करती है, ठीक है। एक आपने सुना होगा आईएमएफ, है ना, और एक सुना होगा वर्ल्ड बैंक। दो देखो, आप सोचोगे कि सर यूएनओ से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। यूएनओ से इसलिए भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल वो एक लंबा टॉपिक है ना। वो एक दिन खींचेगा आपका, काफी इंपोर्टेंट है, उसको मैं एक दिन में करवाऊंगा, वो काफी लंबा टॉपिक है ना। तो पहले हम आप आज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ जो भी होगा वो सब कर लेंगे, है ना। तो देखिएगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, इनको बनाने के पीछे क्या क्या चीजें हुई, कहां कहां पे कौन सा सम्मेलन हुआ, कितने राष्ट्रों ने उस पे हस्ताक्षर किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई, याद रखिएगा, ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन वुड्स समझौते से, ठीक है। हुआ क्या मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन न ले। जुलाई 1944 में यूएसए का एक नगर है हैम्पशायर, ठीक है, हैम्पशायर यूएसए में हुआ था। ये जो ब्रिटेन वुड संधि है, ये ना समझे कि ये ब्रिटेन में है, ठीक है। जो ब्रिटेन है, ये यूएसए में हुआ था, हैम्पशायर शहर में। हैम्पशायर एक शहर है, यहाँ पे ये संधि हुई थी। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ब्रिटेन नहीं, ये यूएसए का एक शहर था। यहाँ पे देखो बच्चों, जैसा कि चल रहा था कि हम एक सस्ता जो है यूएनओ को बनाते हैं, और साथ ही साथ में वित्तीय संबंधित जो भी मामले हैं, जो देश सेकंड वर्ल्ड वॉर से पूरी तरह से, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो है उजड़ चुकी है, और जो पूरी तरह से अल्प विकसित देशों में आ गए हैं, उनको फिर से एक पटरी में लाना है, और फिर से विश्व को एक भरोसा दिलाना है कि यार आपस में जो है आयात निर्यात करेंगे, ठीक है, मौद्रिक संबंध स्थापित करेंगे, उसके लिए भी हम लोग कुछ करेंगे, समझ में आना। तो आयात निर्यात भुगतान संबंधित तो आईएमएफ बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और जो बच्चों आपका वर्ल्ड बैंक है, याद रखिएगा, जो वर्ल्ड बैंक है ये लोन देने के लिए बनाया कि यार कोई भी देश है तो उसको हम लोन भी देंगे, और उसको जो है एक फ्रंट फुट पे लाएंगे, ठीक है, आगे लाएंगे। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड समझौता हुआ, ठीक है, जो यूएसए के हैम्पशायर शहर में हुआ था जुलाई 1944 में। इसमें देखिएगा यूएसए प्लस यूनाइटेड किंगडम प्लस 42 देश, टोटल 44 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए। जैसा कि आपसे लास्ट टाइम पे पूछा था, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिटेन वुड समझौते से किन 2 संस्थाओं का जो है, किन 2 संस्थाओं को बनाया था, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और उसमें भी कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 44। और कौन सा सम्मेलन था, ब्रिटेन वुड समझौता। तो इसे जुड़वा, ठीक है, इन्हें जुड़वा समझौता भी बोला जाता है, याद रखेगा, जुड़वा समझौता भी बोला जाता है। इसको क्वेश्चन आएगा, जुड़वा समझौता किसे बोला जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को खोलने के पीछे जो ब्रिटेन वुड समझौता था, इसे जुड़वा समझौता भी बोला जाता है। और ये जुलाई 1944 में यूएसए के हैम्पशायर शहर में हुआ था। आया समझ में इतना, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा हुई थी, मतलब जो भी देश के लीडर थे यार वो मिले, उन्होंने कहा यार जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिस हिसाब से देशों की कंडीशन हो गई है, एक दूसरे में वित्तीय संबंधित मामलों को लेके तो बिल्कुल लोगों में, एक दूसरे देश में विश्वास है ही नहीं। तो उस विश्वास को दिलाने के लिए 44 देश बैठे और इन्होंने जो है समझौता किया।
आपको पता होगा भारत जब आजाद हुआ था तो भारत की आजादी के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए, ठीक है। उस टाइम पे इतने देश नहीं थे जो आप समझोगे जो वर्तमान में 193 हैं, उस टाइम पे बहुत कम थे। ये सब माइंड में लेना, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग चलते हैं आईएमएफ की ओर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे हिंदी में बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। हालांकि बच्चों जुलाई 1944 में सहमति बन गई थी, ठीक है, दोनों को ओपन करने की जुलाई 1944 में, लेकिन ऑफिशियली तरीके से इनके जो आर्टिकल्स आए, जो इनके प्रावधान आए, वो 27 दिसंबर 1945 को आए। और बहुत सी जगह बहुत से एग्जामों में यही इनकी स्थापना वर्ष भी बताया गया है, किसको, 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। इसके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, दोनों का ही हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया। वॉशिंगटन डीसी जो यूएसए की राजधानी है ना, वॉशिंगटन डीसी राजधानी में बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। अब देखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है, किस विचारधारा को लेके ये काम करता है और क्या इसके उद्देश्य है, ठीक है, ये हम जानेंगे। देखिएगा बच्चों सबसे मेन आपने सुना होगा, हालांकि मैं पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, एक तो आपने सुना होगा विनिमय दर, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट आपने सुना होगा, ठीक है। एक सुना होगा भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। इन दोनों पे ही इसका खासा फोकस रहता है और इन दोनों को लेके ही अन्य चीजें हैं। विनिमय दर का मतलब क्या होता है आपको बता दूं। विनिमय दर का मतलब होता है जैसे कोई भी, ठीक है, जैसे इसने अपना विनिमय दर खासकर एसडीआर को बना रखा, आपने सुना होगा स्पेशल ड्राइंग राइट को बना रखा है ना। तो हालांकि मैं बता रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा कि अब हम यूएसए जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास तो यार गांधी जी का छपा हुआ जो कोई भी नोट है वो होता है और डॉलर होते नहीं है। तो हालांकि हमारे यहाँ तो आरबीआई करवाता है। विनिमय दर अन्य चीजों में भी होती है, मतलब ऐसे होते हैं विनिमय दर, ठीक है। जैसे मैं अमेरिका जाऊं तो मैं वहां के डॉलर में कैसे कन्वर्ट करवाऊं, तो मैं आरबीआई को दूंगा और आरबीआई कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। ये तो एक व्यक्ति की बात है। जब देशों की बात आती है तो आईएमएफ देखता है उन चीजों को, ठीक है। तो उसमें विनिमय दर का मेन खासा रोल होता है कि किस तरीके से विनिमय दर रखी जाए, किस तरीके से दो देशों के बीच में इनका संतुलन किया जाए। दूसरा देखिएगा भुगतान संतुलन, समझ में आया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसे बोला जाता है, आपने सुना होगा। जब कोई देश क्या करता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार करता है, तो उस बीच में उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन का जो होता है, एक देश जब दूसरे देश को कितना भुगतान कर चुका है और दूसरा देश हमारे देश को कितना भुगतान कर चुका है, इन सब की क्या होती है, एक कह सकते हो कि एक रजिस्टर होता है, मेंटेन होता है, बंदरगाहों पे होता है, अन्य जगहों पे होता है। तो आईएमएफ के अंतर्गत आने वाले देश वर्तमान में तो 189 है, 189 है, नौरू लास्ट जुड़ा है, ठीक है, 189 देश है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी 189 देश है, उन सभी का भुगतान संतुलन भी ये देखता है। दूसरा देखिएगा व्यापार के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए विनिमय दर, विनिमय दर, ठीक है, व्यापार के लिए विनिमय दर को क्या करना, हर 5 साल में ये लोग क्या करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि यार किस तरीके से विनिमय दर होनी चाहिए और किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो इसके मुख्य एजेंडे यही रहते हैं आईएमएफ के, ठीक है। अब देखिएगा आईएमएफ की बात करते हैं, कुछ और आगे चलते हैं। अब आईएमएफ की बात करते हैं तो इसमें एक बोर्ड ऑफ, ठीक है, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर जो इसको पूरा कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर। आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है आईएमएफ के अंतर्गत वो कैसे कार्य करता है, मैं आपको बता दूं। बोर्ड ऑफ गवर्नर के माध्यम से आईएमएफ जो है कार्य करता है। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या होता है, प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर होता है, प्रत्येक सदस्य देशों का एक गवर्नर होता है और प्रत्येक सदस्य देशों का एक वैकल्पिक गवर्नर होता है, समझिएगा, वैकल्पिक गवर्नर होता है। क्या होता है, वैकल्पिक गवर्नर होता है, 2 होते हैं, ठीक है, एक तो गवर्नर होता है, एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। तो भारत आईएमएफ का, ठीक है, जो है सदस्य है। तो अब मैं आपको बता दूं, मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर में
189 देश है ना, तो 189 देशों में से एक गवर्नर आएगा, एक वैकल्पिक गवर्नर आएगा। गवर्नर कौन होता है? वित्त मंत्री, याद रखेगा, वित्त मंत्री, यानी कि भारत के जो भी वित्त मंत्री है वो आईएमएफ के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है भारत की ओर से गवर्नर के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। और वैकल्पिक गवर्नर कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर जो होता है इसका वैकल्पिक गवर्नर होता है। वैकल्पिक गवर्नर, कई बार गवर्नर जो होता है वो भाग नहीं रह पाता है, तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक गवर्नर का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो प्रत्येक देश के गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर से मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता है, जो आईएमएफ से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उन पे डिसीजन लेता है कि कैसे विनिमय दर को करना है, कैसे भुगतान संतुलन को करना है। इसके अलावा देखिएगा, किसी देश के पास भुगतान संतुलन की स्थिति संकट आती है तो उन देशों की सहायता करना, ठीक है। किसी देश के पास भुगतान संतुलन संबंधित कोई मुद्दा आ जाए तो ऐसी स्थिति में, ऐसे संकट में उन देशों की क्या करना? सहायता करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। आया समझ में इतना? ठीक है। अब देखिएगा, कोई भी देश कैसे लोन ले सकता है ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें एक इसका फंड होता है ईएफएफ, सब समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, पूछ देता है कई बार यूके ट्रिपल सी। ईएफएफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है? बिल्कुल भी घबराना मत, मैं सब बताते हुए चलूंगा। ईएफएफ क्या होता है? अगर किसी को भी आईएमएफ से पैसा लेना हो, ठीक है, आईएमएफ से पैसा लेना हो, ठीक है, या उससे मतलब समझौता करना हो, तो उसके लिए किसी भी देश के लिए जरूरी है कि वो पहले आईएमएफ की ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की सदस्यता ले ले। समझ में आना? जब तक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की वो सदस्यता नहीं लेगा तब तक आईएमएफ जो है उसे पैसा नहीं देगा। और भारत ने बताते हैं कि इसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में 1981-82 में लिख लीजिएगा, 1981-82 में इसकी सदस्यता ली थी। हाँ, 1981-82 सही है, ठीक है, 1981-82। हाँ ठीक है, 1981-82 लिख लीजिएगा, ठीक है। 1981-82 में भारत ने क्या किया था? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में सदस्यता ली थी। जब कोई भी सदस्य देश एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में सदस्यता लेता है उसके बाद आईएमएफ उसे कर्ज देना शुरू करता है, ठीक है, उससे पहले नहीं। अगर आपने ईएफएफ की सदस्यता नहीं ली है तो आपको जो है, याद रखिएगा, जो आईएमएफ है वो कोई भी सहायता मतलब पैसों के तौर पे नहीं कर सकता है। और भारत ने ऐसा 1981-82 में किया था, यानी कि 1981-82 के पास भारत ने जरूरत पड़ गई थी यार, है ना, यहां से लेने की भी, तब यहां भारत ने एंट्री करवाई और उसके बाद भारत ने कर्ज लेना शुरू किया, याद रखेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों, आईएमएफ की बनाई हुई एक कृत्रिम मुद्रा है जिसे बोलते हैं एसडीआर। एसडीआर में करता है ये पूरा, ठीक है, एसडीआर पूरी कृत्रिम मुद्रा है, स्पेशल ड्राइंग राइट इसे बोलते हैं। इसे याद रखिएगा बच्चों आपका, ठीक है, जो है पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में आता है पेपर गोल्ड क्या है, ठीक है। आईएमएफ की एसडीआर मुद्रा है और ये कृत्रिम मुद्रा है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कृत्रिम मुद्रा कौन है? ये कृत्रिम मुद्रा है, ठीक है। अब देखिएगा, जो एसडीआर होता है इसका मानक 5 देशों का, 5 जो वर्ल्ड करेंसियां चलती है, 5 वर्ल्ड करेंसियां चलती है, उससे इसकी वैल्यू होती है। एक है आपका जापानी येन, जापान की मुद्रा है, ये भी लिख लीजिएगा, जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। दूसरा यहां लिख देता हूं, चीन की मुद्रा है युआन, यहां पे मिटा देता हूं मैं, एसडीआर के लिए पेपर गोल्ड कहते हैं, ठीक है। जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। चीन की मुद्रा है युआन, अमेरिकन डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड और यूरो देशों का यूरो मुद्रा, यूरो देशों की यूरो मुद्रा, यूरो मुद्रा। कई बार डी पूछ लेगा तो बता देना। तो जो एसडीआर कृत्रिम मुद्रा होती है ना इनकी, तो इस कृत्रिम मुद्रा को ओवरऑल इन 5 करेंसियों से वैल्यू करके बनाई जाती है। सबसे पहले जापान की येन, चीन की युआन,
यूएसए की डॉलर, ब्रिटेन की पाउंड और यूरो जो है यूरो मुद्रा की, इन 5 करेंसियों से एसडीआर का जो मानक है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट, इसे पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है। ये कृत्रिम मुद्रा है और आईएमएफ ने एसडीआर को जो लॉन्च किया था, लिख लीजिएगा, 1971 में इसे लॉन्चिंग की थी। यानी कि 1971 से पहले आईएमएफ के पास एसडीआर जो मुद्रा थी वो अस्तित्व में नहीं थी। 1971 के बाद ये जो मुद्रा है वो क्या हुई, अस्तित्व में आई। आया समझ में? समझ जाइएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड आउटलुक इन्फॉर्म जो है वो इसके द्वारा लॉन्च की जाती है। बाकी आज मैं जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको अपने इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, सब दे दूंगा मैं इसके नीचे। तो आईएमएफ का हो गया। इसके बाद देखिएगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक, विश्व बैंक। अब देखिएगा बच्चों, विश्व बैंक के अंतर्गत मैं आपको बता दूं 5 संस्थाएं आती है जो वित्तीय संस्थाएं हैं। ठीक है, 5 संस्थाएं हैं। सबसे पहले आईबीआरडी, इंटरनेशनल जो है पुनर्निर्माण बैंक। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तीसरा आता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगला आता है मीगा, अगला आता है सीआईएसईडी, सीआईएसईडी है, आई थिंक यही होना चाहिए, आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी। अब देखिएगा मैं बता दूं क्या है। ठीक है, इसकी तो 1945 में स्थापना हुई थी, इसकी लिख लीजिएगा 1960 में, इसकी लिख लीजिएगा 1956 में, और जो सीआईएस ये है आईसीएसईडी, इसकी 1966 में, और मीगा की लिखेगा 1988 में, 1988 में। तो विश्व बैंक के अंतर्गत आने वाली ये 5 संस्थाएं हैं, आपसे पूछा जा सकता है। इन पांचों में से ऊपर की 4 आईबीआरडी, आईडीए, आईसीए, आईएफसी सॉरी, मीगा चौथे नंबर की, और 5वें नंबर की आईसीएसआईडी। ऊपर की जो 4 संस्थाएं हैं, मीगा, आईएफसी, आईडीए और आईबीआरडी, इन 5 संस्थाओं का सदस्य भारत है। याद रखिएगा कौन है, भारत है। सॉरी, इन चारों का, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, आईएमजीए मीगा, आईसीएसआईडी, ऊपर की 4 संस्थाओं का भारत सदस्य है। आईसीएसआईडी का भारत सदस्य नहीं है। ये कई बार पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की 5 संस्थाएं हैं, इसमें से भारत किस संस्था का सदस्य नहीं है, तो आईसीएसआईडी। समझ में ना, स्थापना आईबीआरडी 1945, आईडीए 1960, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1956, मीगा 1988 और आईसीएसआईडी 1966। अब देखिएगा इनमें आपको दिख रहा है सबसे पुरानी संस्था कौन है विश्व बैंक की, आईबीआरडी 1945। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से विश्व बैंक की सबसे पुरानी संस्था कौन सी है, आईबीआरडी। समझेगा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से इस 5 संस्थाओं में से आप किसको ही विश्व बैंक मानोगे, तो आईबीआरडी को ही विश्व बैंक भी बोला जाता है। लिख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पुरानी संस्था है। जिस टाइम पे 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है, इसकी सबसे पहली जो संस्था का अस्तित्व हुआ वो हुआ आईबीआरडी। उसके बाद 1956 में बनाया गया क्या, आईएफसी। 1960 में बनाया गया आईडीए, मीगा, इसके बाद मीगा बनाया गया 1988 में, और आईसीएसआईडी बनाया गया 1966 में। तो यहां मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो यहीं पे समझ जाइएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और आपको कैसे समझना है। समझ में आया ना। तो विश्व बैंक की 5 संस्था है जिनमें से आईसीएसआईडी का भारत सदस्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, इन 5 में विश्व बैंक की सबसे पुरानी संस्था कौन सी है, आईबीआरडी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इन 5 में से किसको ही विश्व बैंक बोला जाता है, आईबीआरडी। क्योंकि देखो यार 1945 में ही विश्व बैंक का अस्तित्व आया था, तो इसी टाइम पे आईबीआरडी का भी अस्तित्व आया था, इसीलिए आईबीआरडी को भी विश्व बैंक बोला जाता है। लेकिन विश्व बैंक के अंतर्गत 5 संस्थाएं आती है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप एक वैकल्पिक तरीके से किसको ही विश्व बैंक मानोगे इन 5 में, तो आईबीआरडी। आ रहा ना समझ में, समझ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं क्या है। सबसे पहले आईबीआरडी के बारे में लिखते हैं। आईबी
आईबीआरडी, आईबीआरडी लिख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इसे हिंदी में बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, एवं विकास बैंक, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इसे बोला जाता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 1945 में ये बना था, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, बहुत सस्ते ब्याज दर में, मैं पहले बता दूं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो भी देश, जिन भी देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हालत में है, उनकी सहायता करना। याद रखिएगा, जिन भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिन भी देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हालत में है, उनकी सहायता करना। और ये बहुत ही कम ब्याज दर, लगभग सालाना बताया जाता है कि 1.55% सालाना दर में, ठीक है, सालाना दर में ये जो है क्या करता है, लोन देता है 1.55 सालाना दर में। और इसने सबसे पहले जो लोन देना शुरू किया, लिख लीजिएगा, 1949 में इसने सबसे पहले लोन देना शुरू किया। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि विश्व बैंक ने, देखो आईबीआरडी मैंने आपको बताया, विश्व बैंक भी बोल सकते हो इसे, और विश्व बैंक के अंतर्गत आने वाली पहली संस्था भी यही है। तो इसने जो है, यानी कि विश्व बैंक ने सबसे पहले लोन देना कब शुरू किया, 1949 में, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो है इसलिए भी बनाया गया था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो भी देश जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ड्रामाडोल हो चुकी है, उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से ट्रैक में लाना, उसके लिए उनको लोन देना, और बहुत ही कम ब्याज दरों में, लगभग सालाना ये 1.55 जो दर है, इसमें लोन देता है। आया समझ में, ठीक है। फटाफट चर्चा करते हैं। दूसरा देखिएगा, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ बोलते हैं। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय विकास संघ इसे बोला जाता है, ठीक है। स्थापना मैं आपको बता चुका हूं, 1960, ठीक है। और इन सभी का हेडक्वार्टर वही वॉशिंगटन है, सॉरी, वॉशिंगटन ही है इन सभी का, सॉरी है ना। और देखिएगा ये क्या है बच्चों, जो 5 संस्थाएं है ना, जैसे आईबीआरडी है 1.55 दर पे देती है, ये विश्व बैंक की एकमात्र ऐसी संस्था है जो सबसे कम ब्याज दर में देशों को लोन देती है और सबसे लंबे समय के लिए देती है। जैसे आईबीआरडी तो सपोज करो 30 से 40 साल के लिए देती है, तो ये 60 से 70 सालों के लिए देती है, वो 1.55 में देती है, तो वो इससे भी सस्ता ब्याज दर में देती है। इसीलिए इसे विश्व बैंक की उधार की खिड़की बोला जाता है, उधार की खिड़की, विश्व बैंक की उधार की खिड़की इसे बोला जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया ये क्या करता है, बहुत ही कम ब्याज दर में लोन देता है सदस्य देशों को। और दूसरा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सदस्य देशों को ही देगा लोन, किसी और को नहीं, ठीक है। और ये भी बता दूं, जो आईएमएफ का सदस्य होता है, आईएमएफ में 189 सदस्य, लास्ट नौरू जुड़ा है ना, 189 सदस्य है ना, जो आईएमएफ का सदस्य है वो स्वतः ही वर्ल्ड बैंक का सदस्य है, लिख लीजिएगा। जो आईएमएफ का सदस्य होता है वो स्वतः ही क्या हो जाता है, वर्ल्ड बैंक का सदस्य हो जाता है। उधार देने वाली खिड़की बोला जाता है ना, आईडीए को, लंबे समय के लिए देता है और बहुत कम ब्याज दरों में देता है, लिख लीजिएगा, बहुत कम ब्याज दरों में, ठीक है। और आपसे पूछेगा किसके लिए लोन देता है, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, विश्व के जो भी सदस्य है उनकी आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के लिए ये लोन देता है। आधारभूत संरचना व आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए क्या देता है, लोन देता है, ठीक है। आधारभूत संरचना व आर्थिक विकास के लिए क्या देता है, लोन देता है, लिख लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इसे बोला जाता है। लिख लीजिएगा इसे लिख लीजिएगा विश्व बैंक की मतलब प्राइवेट आर्म भी बोला जाता है, निजी भुजा, इसे विश्व बैंक की निजी भुजा भी बोला जाता है, लिख लीजिएगा, प्राइवेट आर्म्स,
ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। स्थापना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1956, हेडक्वार्टर वही वॉशिंगटन, और वर्ल्ड बैंक की एक संस्था के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, जो सदस्य देश होते हैं, ठीक है, जो सदस्य देश होते हैं उनके निजी क्षेत्रीय संगठन और जो वाणिज्यिक उनके सेक्टर हैं, निजी क्षेत्रीय संगठन, सदस्य देशों के निजी क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, संगठन और उनके वाणिज्यिक सेक्टरों को, और उनके वाणिज्यिक सेक्टरों को क्या देता है, लोन देता है। उनके वाणिज्यिक सेक्टरों को क्या देता है, लोन देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व बैंक की कौन सी ऐसी संस्था है जो निजी क्षेत्रीय संगठन व वाणिज्यिक सेक्टरों को लोन देती है, तो आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इसे बोला जाता है। इसे प्राइवेट आर्म्स या विश्व बैंक की निजी भुजा बोला जाता है। 1956 में इसकी स्थापना हुई। अब लिख लीजिएगा मीगा, MIGA, मीगा, स्थापना 1988 लिखेगा। क्वेश्चन आ भी सकता है कि विश्व बैंक की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सबसे बाद में बनी है, तो मीगा सबसे पहले, IBRD, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है निवेश, ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी से बोलते हैं, बहुपक्षीय निवेश गारंटी, बहुपक्षीय ठीक है, बहुपक्षीय लिखेगा, निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इन चारों का भारत सदस्य है। अगला है ICSID, स्थापना 1966 लिखेगा, इसकी लास्ट पांचवी संस्था लिखेगा ICSID, ठीक है, 1966 लिखेगा इसकी स्थापना, और भारत लिखेगा इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। और ये ISD क्या करती है पता है, जो अंतरराष्ट्रीय निवेश होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो निवेश होते हैं ना, अगर उनमें कुछ विवाद होता है, अंतरराष्ट्रीय निवेशों में कुछ विवाद होता है, तो उनका निपटारा करती है। और मीगा क्या करती है, जो देश विकासशील होते हैं उनके विकास के लिए, ठीक है, उनके विकास के लिए माहौल तैयार करती है गारंटी के रूप में, ठीक है। तो एक गारंटी के रूप में उनके लिए विकास तैयार करती है, और निवेश संबंधित जो निपटारा करती है विश्व बैंक की ICSID संस्था करती है, जिसका भारत सदस्य नहीं है, और स्थापना 1966 में हुई थी, लिख लीजिएगा। अब लिख लीजिएगा गेट और WTO, गेट और WTO लिख लीजिएगा। गेट जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखेगा जर्नल एग्रीमेंट, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, कई बार पूछा गया है, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, और स्थापना लिखेगा 1947, स्थापना लिखेगा 1947, ठीक है, इसकी। और संस्थापक देश थे लिखेगा इसके 23, संस्थापक देश थे 23 गेट के, ठीक है। इसका उद्देश्य वही था, विश्व के जो व्यापार संबंधित माहौल है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। स्टार्टिंग में गेट में ही होता था, बाद में क्या हुआ, आपने उरुग्वे दौरा सुना होगा, उरुग्वे राउंड चला था, मैं आपको बता दूं, उरुग्वे राउंड इसलिए चला था कि यार जो गेट है ना, अब उसको हम एक नया स्वरूप देते हैं, उसको कुछ नया नाम देते हैं, समझ में आया ना, उसको कुछ नया स्वरूप देते हैं और उसको कुछ नया नाम देते हैं। तो उरुग्वे का 8वां राउंड चल रहा था, ठीक है, उरुग्वे का 8वां राउंड चल रहा था, और इसी राउंड में, इसी में एक संधि होती है मराकेश की संधि, इसी में होती है मराकेश की संधि, सब समझेगा, मराकेश समझौता लिख लीजिएगा, मराकेश समझौता। क्या हुआ देखो, गेट जो था ना, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, 1947 में जिसकी स्थापना हुई थी, 23 संस्थापक सदस्य देश थे। तो यार उरुग्वे दौरा चलवाया इनने 1980 से 90 के बीच में, 8 राउंड तक चला, और इसमें यही चर्चा होती थी कि यार आप इसको नया स्वरूप देते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं इससे।
इसके बदले में कुछ नया लाते हैं। तो उरुग्वे की 8वें दौरा चला और 8वें दौरा चलने के बाद एक संधि होती है जिसे बोलते हैं मराकेश की समझौता। तो इस मराकेश समझौते के माध्यम से गैट को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर WTO को ले आए कब? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को हेडक्वार्टर बनाया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। समझ में आया ना? लिख लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि WTO की स्थापना उरुग्वे के कौन से राउंड टेबल से हुई थी, तो 8वें। समझौता नहीं था, ये राउंड टेबल था। अगर पूछेगा कि WTO की स्थापना किस समझौते से हुई थी, समझौता जो है वो मराकेश समझौता है, न कि उरुग्वे राउंड। समझ में आना? ये तो राउंड टेबल राउंड है। उरुग्वे का कितने राउंड चले इसकी स्थापना के लिए? 8। समझौता पूछेगा मराकेश की स्थापना 1 जनवरी 1995। किसके स्थान पे? गैट के स्थान पे। समझ में आना? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका नाम रखा। लिख लीजिएगा आप WTO। WTO लिख लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूं बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। इसमें अभी लेटेस्ट हर 2 साल 3 साल में इसके जो है आपने देखा होगा वार्ताएं चलती है, वार्तालाप चलती है, उनका पूछा जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, विश्व में व्यापार संबंधित क्या चीज चल रही है। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी, ठीक है, वैश्विक स्तर पे संस्था है जो लोकतांत्रिक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व स्तर पर एकमात्र लोकतांत्रिक, इसके खुद के कानून हैं। समझ में आना? ये विश्व की एकमात्र लोकतांत्रिक संगठन है और जिसके खुद के क्या होते हैं, जिसके खुद के नियम है, लिखेगा खुद के रूल है। जो इसका सदस्य बन गया उसको इसके नियम या इसका चार्टर के अकॉर्डिंग व्यापार करना जो है, याद रखेगा क्या है, कंपलसरी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो WTO से बाहर हो जाएगा। इसका एक जीवंत उदाहरण दिखा रहा हूं। 2016-17 के आसपास में भारत में जो प्याज है, जो नागपुर के बड़े बड़े ठेकेदार थे, उनने क्या कर दिया था, रिजर्व कर दिया था और भारत में डिमांड ज्यादा हो गई, उनने रिजर्व कर दिया तो उत्पादन जो था वो उनने छुपा दिया। कैसे आता मार्केट में, है ना, प्याज। तो उस बीच में भारत में बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी। तो पाकिस्तान भी WTO का सदस्य था, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, लोकतांत्रिक देश है और इसके चार्टर और नियम का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा वो देश इस चैन से बाहर हो जाएगा। तो जो WTO मेन है, इसने पाकिस्तान से कहा कि आप जो है भारत को प्याज देंगे। देखो, एक नंबर के दुश्मन है, लेकिन इसके समझौते और लोकतांत्रिक है, इसके नियम इतने कड़े हैं कि उसको मानना पड़ा। अगर नहीं मानता तो उसको उसके उल्लंघन के चलते उसको बाहर का भी रास्ता दिखाया जाता। ऐसी स्थिति में क्या होती है, WTO आज के टाइम पे क्या करता है, अगर वर्ल्ड में कभी खाद्य संकट आ गया, समझ में आना, अगर कभी वर्ल्ड में किसी देश के पास खाद्य संकट आ गया, किसी दूसरे देश के पास उसके उत्पादन अच्छा है, उसका कंज्यूम अच्छा है, तो WTO संबंधित दोनों देश अगर इसके सदस्य है तो उस देश को उस देश के लिए, ठीक है, जहां वहां खाद्यान्न पूर्ति नहीं हो रही उसको देने के लिए कह सकता है, ठीक है। और लास्ट इसका 164वां जो बना, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान बना, ठीक है, WTO का सदस्य। इसके तहत देखिएगा 3 प्रकार के समझौते होते हैं। एक तो व्यापार समझौता होता है, इसके तहत 3 प्रकार के समझौते हुए, याद रखिएगा। एक व्यापार समझौता, ठीक है, एक हुआ था कृषि समझौता, एक हुआ था कृषि समझौता, एक हुआ था बौद्धिक संपदा, आपने सुना होगा WIPO, बौद्धिक संपदा। अभी बताऊंगा क्या है बौद्धिक संपदा। तो ये 3 प्रकार के इसके जो है क्या हुए थे, ठीक है, 3 प्रकार के समझौते हुए थे। हम व्यापार संबंधित समझौते भी देखेंगे, कृषि संबंधित और बौद्धिक संपदा। क्योंकि देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि WTO में कितने प्रकार के समझौते हुए थे, तो 3 प्रकार के, व्यापार समझौता, कृषि समझौता और बौद्धिक संपदा, जिसे आप WIPO बोलते हैं। और ये 1967 में वर्ल्ड के सामने आई ये संस्था WIPO, ठीक है। ये हालांकि देखिएगा, WTO जो है वो UNO का कोई भी संघ नहीं है, ये लोकतांत्रिक है, इसके नियम रूल अलग चलते हैं, ये किसी की भी बात नहीं मानता है, ये खुद की बात मानता है और ये कहता है कि यार अगर मैं अपनी बात नहीं मनवाऊंगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, विश्व में व्यापार कृषि जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे। समझ में आना? तो इन 3 समझौतों को लेके इसको सामने लाया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था बाली में हुआ था, इंडोनेशिया, आपने सुना होगा बाली,
ठीक है, 1996 में हुआ था, लिख लीजिएगा, बाली में हुआ था 1996 में। समझ में आया ना। विश्व बैंक देखिएगा बच्चों 3 प्रकार की सब्सिडी देता है, ठीक है। एक तो अंबर बॉक्स, लिख लीजिएगा, ये 3 प्रकार की सब्सिडी के लिए कहता है जो इसके सदस्य देश होते हैं। अंबर बॉक्स, ठीक है, ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ये एग्रीकल्चर संबंधित देता है, ठीक है। एक होता है रेड बॉक्स, इसे ही ब्लू बॉक्स भी बोला जाता है, ब्लू बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अंबर बॉक्स के तहत उद्योग धंधों को जो है सब्सिडी दी जाती है, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत एग्रीकल्चर को, और रेड बॉक्स के अंतर्गत, ठीक है, इन दोनों के अलावा जो भी WTO के अंतर्गत समझौते हैं उनमें दी जाती है, ठीक है। अंबर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स एग्रीकल्चर, अंबर बॉक्स उद्योग धंधे, और इसके अलावा जो बचे वो रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स। कई बार क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर के तहत WTO किस बॉक्स के तहत किसी भी देश को सब्सिडी के लिए कह सकता है, ग्रीन बॉक्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की सब्सिडी ये देता है, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है वर्ल्ड में किस संस्था का कॉन्सेप्ट है, तो WTO। आया समझ में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखिएगा मैं आज इसलिए आपको जो है आधे घंटे भी पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। आप ये ना कह दो कि सर आप गायब हो जाते हो और हमें बिल्कुल क्लास नहीं देते हो। इसलिए मैं पढ़ रहा था, अभी तैयारी कर रहा था अपनी, तो इसी बीच में थोड़ा कंटेंट आपके लिए तैयार किया। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने नहीं दिया। हालांकि ये कंटेंट तैयार करना और अपलोड करने में भी मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप इतना भी कर लेना बहुत है। कल हम देखते हैं क्या होता है ना। तो बाकी जो है ये UNO हो गया, एशिया बैंक हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब जो इंपोर्टेंट संस्था है वो मैं करवा दूंगा बहुत ही जल्दी। एक बार हमारा कल नेट मैंने एक बार फिर से देखो, जो हाई कमान है वहां पे रिपोर्ट की है, कल या परसों आने वाले। अगर चलता है तो लाइव क्लास में 2 घंटे की करवा दूंगा, 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो हूँ आपके लिए ये तैयार कर दूं, UNO तैयार कर देता हूँ, है ना। इसके अलावा जो बची विपो, इसके अंतर्गत जो बौद्धिक संपदा है वो आ जाएगी, है ना। तो जितनी भी संस्थाएं हैं और जो इंपोर्टेंट उनकी चीजें रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। यार इतना डीप तो मैं अगर WTO के सिद्धांत, उसके दौरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करता है, इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इतना जब पढ़ाने बैठ गया तो फिर समझ लो कि हमारा कोर्स यहीं पे खिंच जाएगा। तो फिर भी जो इंपोर्टेंट चीजें हैं फिर भी आपके कहीं ना कहीं मतलब जो कि PSC तक काम आ सकती है वो मैंने पढ़ा दी है। आप लोग तैयारी करें, है ना, दिन रात एक करें। पेपर कैलेंडर जो भी है आए ना आए, लेकिन आप लोग ये सोच लो कि आपका कल ही पेपर है। आप लोग तैयारी करें। जो SI वाले हैं, कांस्टेबल वाले हैं, जो भी बच्चे हैं, हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में हिंदी देख लो, है ना, और उत्तराखंड में उत्तराखंड देख लो। देहरादून अभी चल रहा है, 2 पार्ट आ गए हैं, तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा पार्ट आएगा, वो खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है देहरादून पार्ट, 4था, 5वां में जितनी भी संस्थाएं वहां पे है, मानवाधिकार आयोग हो गया, जो भी है UKSSC, ठीक है, जो भी संस्थाएं वहां पे कर रही हैं, महिला आयोग हो गया, जनजाति आयोग हो गया, सब मैं वहां पे करवाने वाला हूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा हिंदी हमारा विकारी शब्द चल रहा था, उसमें क्रिया बची है, क्रिया करवा दूंगा, है ना। उसके बाद फिर हम अभिकारी में चलेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि कोर्स नहीं चलेगा, कोर्स पूरा चलेगा, टेंशन ना ले। लेकिन इस बीच में जो भी पढ़ा रहा हूँ सब इंपोर्टेंट है, एग्जाम संबंधित, तो इसलिए बिल्कुल हल्के में ना ले, सब चीज को नोट डाउन करते रहें। मैं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ही कोई भी टॉपिक आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे तरह से अपने जो है आने वाले पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। चलिए सभी को शुभ रात्रि।